अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा 8 फरवरी का मुंतज़र है कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और तमाम सियासी जमातों की तैयारियां उसी हवाले से दिखाई दे रही हैं। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ सामने आया है। सदर मुमलिकत ने उसमें यह फरमाया है कि फ़ौज और चेयरमैन PTI के दरमियान मसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। उन्होंने वो वजूहात नहीं बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि हर सूरत इंतखाबात 8 तारीख को 8 फरवरी को ही होंगे। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी जो हैं वो ये दावा करके इंतखाबात की तारीख पर उनकी जानिब से कोई कोताही नहीं बरती गई। इत्तफाक राय से इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सराहा है। अब सवाल इसमें बहुत सारे हैं, इस मामले के ऊपर यकीनन बात होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कन्वेंशन जो है उससे खिताब किया और उन्होंने कहा कि नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है, पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि घर बिठाने का काम किसका है? क्या आवाम जो हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान सियासी मंजरनामे में इन होगा, कौन सा सियासतदान सियासी मंजरनामे से आउट होगा, या फिर ये फ़ैसला जो है वो इदारों और अदालतों की तरफ से किया जाएगा? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, दीगर अदालती जो महाज है उसके ऊपर एक टफ़ टाइम मिलता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये पाकिस्तान का अब एक बड़ा प्रॉब्लम बनकर उभरा है ये मामला कि 2017, 2016, 2018 में याद होगा आपको अदालतों का एक मिजाज नज़र आता था और उस मिजाज को देखते हुए आप ये बात जो है वो कंक्लूड कर सकते थे कि फ़ैसला लामहला ऐसा आएगा जो कि मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता होगा। और बदकिस्मती से आज एक मिजाज और तेवर ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कोई भी मामला हो वहाँ पर उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। कब तक ये मामला ऐसा चलता रहेगा? क्या हम इसी सूरत हाल में इलेक्शंस में जाएंगे? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और कोर कमेटी के मेंबर बैरिस्टर गौहर खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब। आगाज़ गौहर खान साहब से करेंगे। गौहर खान साहब, आपने इंटरव्यू देखा सदर आरिफ अलवी साहब का? जी। सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख पर उनकी जानिब से कोई कोताही नहीं बरती गई। डू यू एग्री? नहीं, देखे इसको अपने कंटेक्स्ट में देखना होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि नहीं, सदर मुमलिकत साहब को चाहिए था कोई इससे पहले ही एक्शन कर लेते, लेकिन मे बी दिस व्हाट ही थिंक्स कि उन्होंने कुछ नहीं किया। कोताही का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आईनी तौर पर ये सदर मुमलिकत की ही जिम्मेदारी थी कि वो डेट दे देते और फौरन ही डेट दे देते। फर्स्ट टाइम उन्होंने ज़रूर डेट दे दी थी जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया था, डेट भी दे दी थी। वो फॉर वट एवर रीजन, वो सब दुनिया को मालूम है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि सदर साहब इस मरतबा डेट ही ना दे। सदर साहब को इस मरतबा भी डेट देना चाहिए था और यही तो रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट में थर्ड टाइम जब अब सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व कर लिया कि ये सदर साहब की जिम्मेदारी थी, तो डेट तो है। लेकिन देखिए, इसके साथ पैरामीटर्स देखे, डेट किसने देनी थी? अगर बदनीयत ही ना हो तो डेट सदर ने दी या इलेक्शन कमीशन ने दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली मरतबा पे इनकी बदनीयत ही थी इलेक्शन न कराने की, तो फॉर वन रीजन और द अदर ये डिले करना चाह रहे थे, अभी तक डिले हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व फरमाया है कि ये पत्थर पर लकीर है, तो ये उम्मीद तो अब पैदा हो चुकी है कि इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और मुझे भी यकीन है इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। लेकिन आईन और कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन होने तो आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा क्लियर है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट हो, तो उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करें, उनके वर्कर सपोर्टर लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट की इजाजत हो। अगर आप पूरे मुल्क में सेक्शन 144 आप इम्पोज करें और बाकी एक पार्टी को आप इजाजत न दे, बाकी को जो है, और आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे सके, तो फिर ऐसे इलेक्शन हो भी तो मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। वो चाहे आप जल्दी कर ले, बाद में कर ले, लेकिन वो बड़े मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम इलेक्शंस है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स अगर हम इसमें वापस जा रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि अभी माजी को भूलना होगा और फ्यूचर में अगर होप के साथ हमने आगे बढ़ना है तो फ्री फेयर इलेक्शन हो जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें और आवाम के पास ही हक हुक्मरानी है, तो जिसको चाहे वोट दे दे और वही बंदा फिर आकर की हुकूमत बनाए और स्ट्रांग बनाए। बैरिस्टर साहब, सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने इसी इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से ख़त लिखकर हुकूमत की तवज्जो उसकी जानिब जो है वो दिलाई है।
हुकूमत ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी कराई और कौम भरोसा रखती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अब ये किस कौम की बात कर रहे हैं? पीटीआई का आप बता दें, पीटीआई भरोसा रखती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या मिल रही है? सदर साहब ने सही फरमाया। हमने तो ये जरूर एक लेटर लिखा था, सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब ने उनको लेटर लिखा था और उनके हमने तहफ़्फ़ुज़ात सदर साहब को इस तनाजुर में लिखा था कि वो फेडरेशन के भी हिस्सा है, पार्लियामान का भी हिस्सा है और वो हेड ऑफ द स्टेट है, कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके करे तो फंडामेंटल राइट्स और इससे रिलेटेड। मैं समझता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अभी तो फिलहाल तो मुझे नारा ही लग रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हमने बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। हमारी मीटिंग हुई थी, मैं बाबर रहमान साहब गए हुए थे, हमने चार्टर ऑफ डिमांड भी दे दिया था और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने सारे तहफ़्फ़ुज़ात रख लिए थे। सो फार नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें उसका जवाब आया, न कि खातिर ख्वाह कोई ऑर्डर पास हुआ है, जबकि उसके बाद ही अभी तकरीबन 10 दिन ये पूरे हो गए जब से हमारी मीटिंग हुई थी और इसी दौरान जो मुश्किलात से हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया तो वो मुश्किलात यूं कि तो आज भी मौजूद है। अगर ये हालात रहे तो मैं नहीं समझता कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा या वो कंडूसिव माहौल होगा जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करा सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा आगे कि इलेक्शन कमीशन किस किस्म के इकदाम कर रही है जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को वो माहौल प्रोवाइड करे जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सके। तो अभी फ्यूचर में देखना होगा। अभी तक तो कोई ऐसा इकदाम इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया जिसको वजह से हम यकीन के साथ कह सके कि नहीं इंशाल्लाह ताला इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। सही। बैरिस्टर साहब मेरे साथ ही रहें। अभी कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात, खान साहब के केसेस, उन मामलात के ऊपर और आपके पार्टी के एक साबका रुकन फैसल वावडा साहब वो जो दावे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से, उस पर मैंने आपसे बात करनी है। मंदोखेल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मंदोखेल साहब, ज़रा हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो बड़ी शद्दोमत के साथ ये बात कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फराहम किया जाए। मैं आपसे पहले भी पूछ चुका इसके ऊपर, आप पहले भी जवाब दे चुके, लेकिन ये जो आपका ये मौक़िफ़ में कंसिस्टेंसी है कि नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, ये किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक तो हमने देखा 9 अगस्त तक हुकूमती रैंक्स में बिल्कुल एंजॉय कर रही थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? बड़ा सिंपल से अगर आप समझने की कोशिश करें, यकीनन 16 महीने हमने उसके साथ गुजारे, यकीनन हमारे तावज़ात भी थे, बार बार मैं असम्बली में आवाज़ भी उठाता था, मीडिया में भी उठाता था वगैरह वगैरह। वो सबके सामने पूरे मीडिया के दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह बोलता था। अब वो ये जो आपका सवाल है कि अचानक क्या हो गया, अचानक ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त, मैं नहीं कहता हूँ कि वो जेन्युइन केस है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, मैं ये कहता हूँ कि एक शख्स को पाकिस्तान की अदालतों ने नाइल करार दिया है और उसको सज़ा दी है। अब सज़ा याफ्ता शख्स से पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस हैसियत से, किस उसूल, किस कानून, किस रूल्स के तहत मिल रहा है? उसके बाद वो शख्स आता है एयरपोर्ट पे, नादरा के स्टाफ उनसे अंगूठे बैठे बैठे एयरपोर्ट पे लगवाए जा रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है अदालत में। नंबर 2। नंबर 3, जब वो लाहौर में उतरते हैं तो एक सर्विंग डीआईजी टोपी पहन के, बेल्ट बांध के, और वो एक शख्स को जो अदालतों से सजा आता है उसको सलूट कराए। चलो उसको भी छोड़िए। उसके बाद एक शख्स अभी सजा याफ्ता है, अभी उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं है, अभी उसकी तशरीह करना बाकी है। गो के इलेक्शन एक्ट में ये तरामीम की गई कि सजा 5 साल होगी, मगर आइन की आर्टिकल 62 और 63 में अभी तक उसकी वाज़ेह नहीं है और उनकी अपील है। जब वाज़ेह नहीं होते तो गौर खान सभी समझते हैं, आप भी समझते हो कानून, तो वो वहां पे तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और सुप्रीम कोर्ट में अभी पहली पेशी नहीं लगी है और टोटल तकरीबन 20 दिन रह गए इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने में और उस शख्स की अभी पेशी नहीं लगी है और वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म होने का दावे कर रहा है लंदन में बैठ के। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो अभी शेड्यूल अनाउंस हुआ ही नहीं है, वो कौन से कानून, कौन से आइन के तहत तरक्याती काम सिंध के बंद करते हैं, पीपल्स पार्टी के बंद करते हैं, सैलाब ज़दगान के बंद करता है, सीवरेज और पानी की लानी जो 2 साल मेरे पुराने स्कीम थे उसको बंद कर रखा है और दूसरी तरफ पंजाब में वो स्कीमें जोर शोर चल रहे और 1-1 अरब रुपए मुस्लिम यूनियन के एमएनए साहिबान को देती गई। नंबर 2। उसके साथ इलेक्शन के दूसरा एक गैर कानूनी ऑर्डर पेश करता है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है।
मगर उसके बावजूद चलो आपने गैर कानूनी गैर जो भी था, निगरान हुकूमत उठती है, वो सिंध में एक थानेदार से लेके आईजी तक और एक तहसीलदार से लेके वो चीफ सेक्रेटरी तक सब ट्रांसफर करते हैं और इलेक्शन कमीशन मुंह देखता रहता है। और यही चीज पंजाब में अपनी जगहों पे मौजूद है। फिर अगर आप वो वज़ीर आज़म हाउस देख लें, वही तो कीर शाह काकड़ साहब का भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही शहबाज शरीफ साहब का भी। लेकिन सर इसमें इन मामलात में ये जो आप एतराज़ कर रहे हैं, इलेक्शन के डिले होने पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, मियाँ साहब की जो है वो नाअहली ख़त्म होने के हवाले से जो आप सवाल उठा रहे हैं, वो जो जितनी सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए ये मामलात किए गए, निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए, उस वक्त आपकी अपनी पार्टी के सीनियर लोग जो हैं वो सवालात उठा रहे थे। फ़रतुल्लाह बाबर हो गए, रज़ा रबानी साहब हो गए, कि हम एक बहुत ही लॉन्गिश किस्म के केयरटेकर सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा इख्तियारात दे रहे हैं, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कर रहे हैं। तो आप वोट भी देते आते हैं और बाद में एतराज़ भी कर रहे हैं। जी, आप थोड़ा सा मुझे सुन ले, इसकी वजाहत मैं करता हूँ। हमने निगरान हुकूमत की गैर कानूनी गैर आईनी कोई इक़दाम की उसको इख्तियारात नहीं दिए। आपको पता है कि मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है, IMF की डील है, आलमी अदारों के साथ डील है, तो ये जो 3 महीने निगरान के थे उसको हम ज़ाया नहीं करना चाह रहे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अदारा डील ना करे और पाकिस्तान मजीद जो है ना वो डिफॉल्ट की तरफ जाए। तो मेरे भाई वो इसके लिए दिए थे 29 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए नहीं, जो निगरान हुकूमत ने अभी पास की है। सिंध के सारे ब्यूरोक्रेसी को उखाड़ के लिए नहीं, और नए इलेक्शन कमीशन को कौन से इख्तियार दिए जो ये सारे हरकतें कर रहा है। तो मेरे भाई ये सारी एक पार्टी को बाप पार्टी जो कल तक पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, रातों रात वो नून लीग में शामिल हो गई। वजीर आला बलूचिस्तान का भाई नून लीग में शमूलियत, काकड़ साहब पहले ख्वाहिश जाहिर कर चुका है कि मैं नून लीग में जाने वाला हूं, और उसके बाद आपके पंजाब में तमाम ब्यूरोक्रेसी नून लीग के लगे हुए। तो ये सारे जो तराजू का पड़ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत थी नवाज शरीफ साहब को, अगर वो इतने पॉपुलर है, उनकी पार्टी इतने पॉपुलर है, तो उनको बाप की पार्टी से और एमक्यूएम से जो सबको पता है वो किसके इशारे पे चलता है, उनसे मुआहदे करने की क्या जरूरत पड़ी। ये सारे खदशात की बिना पे हम ये कर रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये एक पार्टी की तरफ नहीं। अब आप देख लें कि सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी पार्टियों को पीडीएम की तरफ पे इकट्ठा किया जा रहा है। और भाई क्यों? आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा ले, जो पार्टी जीते, इवन की पीटीआई को मौका दे, इमरान खान साहब को मौका दे, आईन और जमहूरियत, तो यही तकाजा है। तो ये अच्छा, मैं आपके पास इस सवाल पे वापस आता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि पीटीआई को भी मौका दें, इसकी क्या वजह है? घोड़ा घास से जो है दोस्ती करेगा तो फिर वो खाएगा क्या? आप पीटीआई के लिए क्यों मांग रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड? महमूद मौलवी साहब, आप पीटीआई का हिस्सा थे, सदर साहब ने आज जो गुफ्तगू फरमाई है, सदर साहब के साथ कराची से उनका ताल्लुक़ है, आपका अच्छा उनके साथ साहब सलामत भी रही है, ये फरमाएं कि सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने जो गुज़श्ता 4-5 महीने में 9 मई के बाद से ख़ास तौर पे जो उनका किरदार है, आप का मैं तबसरा चाहता हूँ उनके दोस्त होने के नाते, ज़रा हमें तो समझाएं। पीटीआई के लोग जो हैं उनको भी नहीं समझ आ रही कि वो किसको खुश कर रहे हैं, किसको राज़ी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आपको कहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर मुमलिकत जो है ना, वो बेसिकली अपना सदारती रोल प्ले कर रहे हैं। वो इस वक्त किसी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, और वो पूरी मुल्क के साथ और सारी आवाम के साथ खड़े हैं। तो वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये अगर हम समझें कि वो पीटीआई के फेवर में देंगे या दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा क्योंकि उनकी जो पोर्टफोलियो है वो इसको अलाउ भी नहीं करता है, तो इसलिए वो बिल्कुल न्यूट्रल होके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक न्यूट्रल हैं और उनको न्यूट्रली जवाब देना चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए अब ज़रा मामला, क्योंकि अब मियाँ साहब को हमने देखा कि वो गए और बलूचिस्तान में उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किया, कुछ उनके इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, एमक्यूएम के साथ ऑलरेडी हो गया। अब गुज़श्ता 2 दिनों से अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी नून लीग जो है उसकी सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। राजा रियाज साहब ने इस बात को कंफर्म किया है। तो मियाँ साहब का जो अगला मेरा ख्याल है कि इंगेजमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करनी है। हो सकता है कि वो पहले खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करें या फिर सिंध आ जाएं।
दोनों सूरतों में सिंध में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आप लोग अभी तक कोई राब्ता हुआ है आप लोगों से? देखिए, हमारे राब्ते कई लोगों से हो रहे हैं और कई पार्टियों से भी हुए हैं। मसलन और इस वक्त देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्री मैच्योर है, अभी इलेक्शन में टाइम है। और ये जो हम सोच रहे हैं, अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि 8 फरवरी को हो जाए, मगर ये हतमी डेट नहीं है। उसकी वजह आप ये देखें ना कि जब तक जो हल्का बंदियों के एतराज़ात हैं वो क्लियर नहीं हो जाए, तो कोई भी इस मुल्क में ये डेट दे नहीं सकता जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए। 8 तारीख खत्मी नहीं है। महमूद मौलवी साहब, ये बात आप बीवी से कर सकते हैं, टीवी पे नहीं कर सकते, आपको पता है? देखिए, मेरा ख्याल से मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। क्या कोई मुझे कहेगा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी कि 8 तारीख को नहीं मैं होंगे। स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा कहना है कि देखिए, जब तक हल्का बंदियां क्लियर नहीं होंगी तो फिर डेट्स क्यों नहीं देते? फिर ऑफिशियली जो है वो डेट्स दे दे सब, कि भाई जो है पूरा जो है चार्ट दे दे। वो तो नहीं दे रहे ना अभी। सही है। अब मैं इसके ऊपर ज़रा लीगल राय भी पूछ लूँ बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप और मंदोखेल साहब, आप, क्योंकि मंदोखेल साहब की पार्टी वो थी जिसमें फैसल करीम गुंडी साहब ने मेरे शो में ही बैठकर ये पहली मरतबा बात की थी कि मामला जो है वो इससे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं और जब वो फाइल होंगे अदालतों में, फिर अदालतों में 4-4 हफ्ते 8-8 हफ्ते लग जाएंगे। आपको लगता है कि 8 तारीख, क्योंकि अब ये मैंने पिच नहीं किया, ये थ्योरी या ये बात ये महमूद मौलवी साहब ने किया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस मामले के ऊपर, इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर 8 फरवरी की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हतमी इलेक्शन शेड्यूल हमारे सामने नहीं है? ये अल्लाह ना करे कि इसकी भी आगे पीछे हो जाए। अगर ये कह रहे हैं कि उस बिना पे कह रहे हैं कि अभी डिलिमिटेशन होती है, तो डिलिमिटेशन के कानून, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक डिलिमिटेशन जिस वक्त तैयार हो जाती है कंस्टिट्यूंसी, तो वो प्रपोज आ जाती है, उस पर 1 महीने में ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है और 1 महीने में इलेक्शन कमीशन में डिस्पोजल करना होता है। इसके बाद 30 तारीख को फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाई कोर्ट ने आज तक किसी भी केस में कंस्टिट्यूंसी को सस्पेंड नहीं किया, तो जो ही आ जाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दी गई कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा। और इलेक्शन कमीशन ने, जब हमारी मीटिंग भी हुई तो कमीशन ने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा था कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और हम अनाउंस करेंगे। तो फिलहाल तो उम्मीद ये है, क्योंकि क्रिटिकल इलेक्शन है, हालात भी खराब है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अल्लाह ना करे कोई बिगड़ जाए साथ में कि उसका बहाना लगा करके उसको आगे प्रोलॉन्ग करे। फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस ये तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन 8 तारीख को मेरा ख्याल है हो जाएंगे। सिर्फ होना यह कि किन सर्कमस्टांसेस में इन इलेक्शन को कराना है, हमारा कंसर्न यही है। सही। मंदोखेल साहब, 8 फरवरी। देखिए ईसा नकवी साहब, 8 फरवरी मेरे हिसाब से इस वजह से फाइनल है कि एक तो बाकायदा सदर पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की मशावरत के, उसकी रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र पे लकीर खींच दी है। और वही आप वाली बात के बहुत सारी बातें जो हम यहाँ नहीं कर सकेंगे वो अपनी बीवी के साथ कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस वजह से है कि 30 मैं मौलवी साहब बताता हूँ, अलका बंदी की हेयरिंग हो चुकी है, मैं भी उसमें एक पार्ट था उसमें, और वो हेयरिंग चल रही है। 30 तारीख को अतमी हल्के बंदी की लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद चाहिए 54 डेज, यानी 1 महीना 14 दिन चाहिए। तो 1 महीना 14 दिन 14 जनवरी में पूरे हो रहे हैं। उन्होंने चंद जनवरी के बजाय 8 फरवरी, तो गैप है। अगर इलेक्शन कमीशन आगे पीछे हो जाता है, और वो जो आपने सवाल की है, ये सवाल मैं भी उठाता रहा कि बिल फर्ज 30 तारीख को अगर इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी से कोई मुतमईन नहीं हो तो क्या करेगा? तो वो यकीनन लोग अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो होंगे चंद, मतलब उसमें 10-20 हो सकते हैं, लेकिन 10-20 की वजह से पूरे पाकिस्तान की असम्बलियां जो है ना वो उसको डिले नहीं किया जा सकता। वो 10-20 का शायद आगे पीछे फैसला हो, लेकिन बाकी शेड्यूल अपनी जगह पे जारी रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि 8 तारीख के ऊपर, 8 फरवरी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ तक कह दिया कि कोई तबसरा ना करे, करना है तो बीवी के साथ बात कर ले, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है और वो करेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को पहले टेकअप कर लेते तो शायद वो 90 डेज के अंदर भी हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का और पीटीआई की अपीलें पहले से मौजूद थी उसमें। बहरहाल देर है दुरुस्त है, तो ये समझ रहा हूँ कि होंगे। लेकिन अब सवाल ये कि
8 फरवरी को तो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तो ज्यादा शक शोबे की गुंजाइश नहीं है। मगर क्या वो फेयर एंड फ्री होंगे? क्या जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दावे और एक सजा याफ्ता शख्स और नाइल शख्स वो इतने दावे कर रहे हैं, और इस तरह जो किंग पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो लाडला पार्ट 2 इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ इस सूरत में इलेक्शन तो फेयर एंड फ्री तो नजर नहीं आ रहा। सही। मंदोखेल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। गौहर खलील साथ रहिएगा, महमूद मौलवी साहब साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महमूद मौलवी साहब, आपके आजकल कराची के दोस्त जो हैं वो बड़ा ख़बरों में इन है। फैसल वावड़ा साहब का मैं रेफरेंस दूंगा। उन्होंने ये दावा किया है, वो ये कहते हैं कि अगली हुकूमत दस्ते शफ़क़त जो है वो रख दिया गया है, बाप ने दस्ते शफ़क़त रखा है मियाँ नवाज शरीफ के सर पे, वो हुकूमत बनाएंगे। उसके इनके जो इत्तेहादी हैं माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सब लोग हुकूमत में होंगे। उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शामिल है, GDA है, MQM है, बाप है, बलूचिस्तान की चंद मज़ीद पार्टीज़ हैं, परवेज़ खटक साहब का ग्रुप है और JUIF है। आपने इशारा तो किया कि आपकी बातचीत चल रही है। क्या मामलात इसी समत में आगे बढ़ रहे हैं जिसका इशारा फैसल वावड़ा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, फैसल वाड़ा साहब काफी तजुर्बेकार आदमी है, मगर एक चीज मैं कहूंगा, ये तो मैं भी आपको बड़े दावे से कह रहा हूं कि आने वाली हुकूमत एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट होगी और उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टी जो है हुकूमत में होगी। उसकी दो वजूहत है। एक, क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं होगी, और दूसरी चीज ये कि इस वक्त माशी हालात जो है जिस उसमें मुल्क फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी एक पार्टी के बस में नहीं है। ये सारी पार्टीज मिल के नहीं हो तो कम से कम कुछ पार्टीज मिल के इसको इस माशी बहरान से निकालेंगे। और ये जो महमूद मौलवी साहब माजरत के साथ, फरवरी मार्च का महीना है, आपको याद होगा फरवरी मार्च के बाद हमने देखा 2022 में ये सारी जमातें थी इक़्तिदार में, इन्होंने मिलकर कौन से मसले का हल निकाल लिया? देखिए, उसकी वजह जो मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहूँगा जब तक क्योंकि इनको 18 माह जो था ना, इनकी बड़ी इनसिक्योरिटी में घुसने, उसकी वजह ये है कि 18 माह क्लियर नहीं थे। कभी वो लोग कहते थे 2 माह में अभी इलेक्शन हो जाएंगे, कभी 3 माह में, कभी हुकूमत जा रही है। तो जब इनसिक्योरिटी होता है तो स्टेबिलिटी नहीं आती, और जब स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक हालात ख़राब ही हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए और स्टेबिलिटी आए ताकि इकोनॉमी हालात आगे जाए। तो आप श्योर हैं इस बात में? आप बिल्कुल इसकी 100% तस्दीक करते हैं कि आप लोगों का जो बाइंडिंग फैक्टर है, ये जिस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने वाला फैक्टर यही है कि आपने इकोनॉमी ठीक करनी और कोई मसला नहीं है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे देखिए और क्या मसला हो सकता है। सबको पता है कि मुल्क के इकोनॉमी की क्या हालत है, और अगर इकोनॉमी को सही करना है, इकोनॉमी सही होगी तो ही तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ना। देखिए, आवाम को आप कैसे रिलीफ देंगे बगैर इकोनॉमी के? तो इकोनॉमी जब ठीक होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और मुल्क आगे चलेगा। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये देखना है कि इलेक्शन के बाद कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना हो कि कोई पार्टी जो है दोबारा धरनों पे और रोडों पे एक दूसरे के दस्ते गिरेबान अगर होना शुरू होंगे, तो ये भी मैं बता दूं आपको, एस्टेब्लिशमेंट वुड बी फोर्स्ड टू कम इन। उसकी वजह ये कि मुल्क को इस हालत में तो कोई नहीं छोड़ सकेगा कि उसका इकोनॉमी तबाह हो जाए और लोग जो है तबाह बर्बाद हो जाए। आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप क्या फियर जाहिर कर रहे हैं? नहीं, मैं फियर इसलिए जाहिर कर रहा हूँ, यस, मैं फियर जाहिर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मैच्योर्ड इनफ कि इलेक्शन जो भी हो उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें
और जो है आगे इस मुल्क को लेके चले। देखिए बदकिस्मती से जो पीटीआई का जो 22 माह इनके निकले, उसकी वजह ये है कि अगर वो अपोजिशन में बैठ जाते तो ये इकोनॉमिकल हालात भी नहीं होते। आप ये देखें ना, अगर आपको चेकमेट हुआ है और आप जो है डीसी हुए गवर्नमेंट से, आप अपोजिशन में बैठते, आपको क्या जरूरत थी कि जी जो है आप लोगों ने ये मशवरा नहीं दिया था अपने वक्त जी में? बिल्कुल, मैंने मशवरा दिया था कि 85% लोगों ने मशवरा दिया था, और केपी के और पंजाब की गवर्नमेंट नहीं तोड़ने का 95% ने मशवरा दिया था। बदकिस्मती ये है कि मैं पहले भी तो क्या वजह थी, वजह क्या थी फिर? देखें महमूद मौलवी साहब, मुझे बड़ा जल्दी से मुझे ये बता दें, क्या उसकी वजह जो है वो कुछ उस वक्त होने वाली अपॉइंटमेंट्स थी कि जो खान साहब कहते थे जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए और ये मैं ही करूं? देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये सोच खान साहब की मुझे नहीं पता क्या थी, मगर मैं ये कहूंगा क्योंकि किसी भी पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए डिक्टेटरशिप थी। जो वो कह रहे थे वही एक्सेप्टेबल था लोगों को, पीपल हैड नो चॉइस। चले डिक्टेटरशिप के ऊपर पूछ लेते हैं। गौर खान साहब, पहले तो ये बता दें कि आजकल जाहिर है कि खान साहब जेल में हैं, आप लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर आप लोग कोर कमेटी का इजलास करते हैं, कुछ फैसले करते हैं, उसका एलामिया जारी कर देते हैं। वो फैसले कोर कमेटी करती है या डिक्टेटरशिप के जरिए खान साहब जेल में बैठ के वीटो कर देते हैं आपकी बातों को? देखिए, जिस तरह की डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है पीटीआई में, तो महमूद साहब इसका हिस्सा रहे हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ये उनको कहते हैं डिक्टेटोरियल है। बेसिकली जितना डेमोक्रेट्स और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पीटीआई में होता है कहीं भी नहीं होता। आज भी खान साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है जेल में, और आज से हमने ऐलान किया हुआ कि आज से हमारे इलेक्शनियर है और हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है। जो भी डिसीजन लिया जाता है, खान साहब की डायरेक्शन लिए जाते हैं, वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन कोर कमेटी बैठी है जिसमें सारी लीडरशिप है, और कोर कमेटी हफ्ते में 2 मरतबा मीटिंग करती है और सारी डिसीजनों पे आप लोगों ने मुलाकात की, ये बताएं। आज परवेज इलाही साहब ने ये भी बताया है कि कोई यूरोपीय यूनियन के लोग और IMF के लोग खान साहब से मिलने के लिए आते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, ना कोई आया हुआ, क्योंकि जेल अथॉरिटीज करते हैं वो तो सिर्फ वकीलों को, और अभी तो कोई इतना एक्सेस नहीं है वो आम लोगों का। परवेज इलाही आपकी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने किस बुनियाद पे फिर ये बात कह दी? नहीं, कोई ऐसी उसकी तो मुलाकात नहीं हुई, पहले हुई होगी, जेल में तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, खान साहब के साथ गुज़श्ता चंद रोज में, चंद हफ्तों में, आप कह रहे हैं कि अडयाला जेल आने के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई? मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। परवेज इलाही साहब को एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं तो वो ये बताते हैं कि खान साहब का जो सेल है वो मेरे सेल के साथ है और वहाँ पर मुलाकातों के लिए आते हैं लोग। तो मुलाकातों के लिए अगर आते हैं तो वो हम ही आते हैं, और वो नहीं, मैं यूरोपीय यूनियन और IMF के लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे इल्म में बिल्कुल नहीं है कोई। अच्छा, आपके इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन आप इसको खान साहब से नेक्स्ट मुलाकात के ऊपर पूछ लीजिएगा कि हमारी पार्टी के सदर ये कह रहे हैं, तो खान साहब बता देंगे कि मुलाकातें हो रही हैं कि नहीं। बहरहाल एक ज़ाहिर है कि वही फैसल वावड़ा वाली बात थी, उसी के ऊपर कंटिन्यूशन ये है कि आप तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सब कुछ, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस के बाद इस्तेहकाम नहीं आया, धरने हुए, प्रोटेस्ट हुआ, इलेक्शन रिजल्ट को ना माना गया, तो कोई गैर आईनी इकदाम हो सकता है। स्टेप इन करेगी इस्टेब्लिशमेंट, स्टेप इन करेगी फौज। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप मुझे ये बताइए कि दूसरी तरफ वावड़ा साहब ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होंगे उसमें ना बल्ला होगा, ना उम्मीदवार होगा, ना चेयरमैन होगा, तहरीक इंसाफ कहीं भी नहीं होगी। तो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे, सड़क में आएंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे, और बल्ला भी होगा और बेट भी निशान होगा। बड़ी कोशिश की जा रही है, इसको हटाया जा रहा है, लेकिन हम अदालतों में जाएंगे, अदालतों से उसको रिस्टोर कराएंगे अगर कोई ऐसी कोशिश की गई। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी जमहूरी पार्टी का नाम ले, हमारे तो क्या, कोई भी पार्टी हो पॉलिटिकल, और अगर वो ये बिलीव करती है कि मायून और कानून पे, अमलदारी पे यकीन रखता हूँ, उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप का नाम लेना भी मैं नहीं समझता कि मुनासिब है। आपको बल्ले के निशान का फैसला मिल चुका है, कॉपी मिल गई है उसकी? नहीं, अभी तक हमें कोई कॉपी नहीं मिली। तो फिर यानी कि हम इसी वजह से हमारे जहनों में ये सीरियस सवाल आता है कि दैट मीन्स कि अभी पीटीआई का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं। देखिए, वो हमारे अभी तक जो हालात है, हमें उन्होंने कहा, ये एक सिंपल क्वेश्चन दिया था
क्या आप लोगों ने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए हैं? हमने कहा हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराए हैं और आपके पास रिकॉर्ड पे पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने ओरली अनाउंस किया, हमने एक दरखास्त दे दी, फिर दूसरी दरखास्त दे दी, फिर चार्टर ऑफ डिमांड में चला, फिर हम मीटिंग भी कर ली। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यस ये आपका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस दिन तारीख दे रहे थे सारे मीडिया के सामने कहा कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मकबूल पार्टी है और पीटीआई के चेयरमैन सबसे पॉपुलर लीडर है, वेट भी होगा और बैलेट पेपर पे ये निशान भी रहेगा और ये पीटीआई का ही रहेगा। सही। गौर खान साहब मेरे साथ रहिएगा, मैंने खान साहब के केसेस के हवाले से भी बात करनी है। मंदोखेल साहब, आप ज़रा मुझे ये समझा दीजिए कि ये लव एंड हेट रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का अभी बढ़ चढ़ के आप लोग बयानात दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई बैक चैनल के ऊपर मामलात मौजूद हैं। नदीम अफजल चैन और फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लड़ाई तख्त लाहौर की है, हमारा भी हिस्सा है, मामलात एस्केलेट होते हैं, लेकिन फिर अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी शीरो शक्कर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, सुलहनामा हो जाता है, जरदारी साहब लाहौर बैठते हैं, बयानबाजी शुरू होती है, फिर अचानक जरदारी साहब दुबई चले जाते हैं और फिर आप लोगों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। हनीफ अब्बासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं भुट्टो मर गया है, शैला रज़ा साहिबा जवाब देना शुरू करती हैं, फिर दरमियान में जनाब कोई मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये आपका और नून लीग के दरमियान ये नूरा कुश्ती चल रही है, कोई सीरियस आप लोगों का नज़रियाती इख्तलाफ है या अब आप तय कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अब हम नहीं बैठेंगे, इनका डेमोक्रेटिक रवैया नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि मीडिया के हिदायत पे तो हम चलने वाले तो है ही नहीं है। सियासी पार्टियां होती है, आपस में इख्तलाफ भी रखती है, आपस में जोड़ भी करती है। तो वो कहते हैं सियासत में कोई अर्फ आखिर नहीं है, यानी दरवाजे सबके लिए खुले। और पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी मुज़ाकरात से न इनकार किया है, ना आइंदा करेंगे। इख्तलाफ ज़रूर है, ज़रूर करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। और फिर आपको बताओ कि महमूद मूली साहब ने जो फरमाया है, आप मुझे बताओ कि 2013 में इलेक्शन हुआ, आरओ का इलेक्शन जरदारी साहब ने डिक्लेयर किए, सारे आपके आरओज बिक गए और हमने आवाज़ उठाया, मगर असम्बली में बैठ गए। फिर 2018 में आरटीए सिस्टम बिठाया गया और पीटीआई को बिठाया गया। हमने एतराज़ किया, सेलेक्टेड का, मगर हम असम्बली में बैठे, हमने जमहूरी निज़ाम की तसलसल को नहीं तोड़ा गया। आज जो मौलवी साहब फरमा रहे कि इलेक्शन के बाद नाखुशगवार माहौल हो, सियासी पार्टियां नतीजा कबूल कर ले, तो मोहतरम मौलवी साहब इसी बात पे तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि एक शख्स मुजरिम है, पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता है, उसको इतनी लाडला पार्ट 2 का प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? एक शख्स मुजरिम है और एक बेशरम डीआईजी टोपी वर्दी पहन के उसको सलूट क्यों कर रहा है? एक शख्स मुजरिम है, नादरा का स्टाफ उनसे एयरपोर्ट के अंदर अंगूठे क्यों लगाए जा रहे हैं? इसी बात पे हमें एतराज है कि आप इलेक्शन शफाफ कराए। इलेक्शन के बाद तो हर कोई कहता है कि मैं नहीं मानता हूं। हम तो पहले से कह रहे बाबा ये जो ड्रामा चल रहा है इसको खत्म करें। अगर आपने इसी तरह निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का भाई नून लीग में शामिल हो गया, निगरान वज़ीर आज़म पहले ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, तमाम अदारों के सरबराह पंजाब में नून लीग के बैठे हुए, सिंध की आपने सारे ट्रांसफर कर दिए, पंजाब के तरक्याती काम चल रहे, सिंध के बंद हो गए, पानी के, सीवरेज के, सैलाब ज़दगान के। तो हम अभी से ये कह रहे हैं, अभी तो 3-3 महीने पहले है, हम ये कह रहे हैं कि बाबा ये चीजें ठीक करो। मौलवी साहब आपको हुक्म मानेंगे, मगर हमारे जो खदशात है वो तो दूर करो। एक शख्स है जो सजा आता है, उसकी अभी तारीख ही तय नहीं हुआ है, उसकी अभी पेशी ही नहीं लिखी और 15-20 दिन बाद शेड्यूल अनाउंस होने और वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे अभी से बैठा हुआ है। कोयटा में गया, उसका प्रोटोकॉल आप देख ले, वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल मिला है। हम यही कह रहे हैं कि हम बाद में नहीं रोएंगे, हम पहले आपके सामने सारे खदशात रख रहे हैं। बाबा हमारे ये खदशात जो है ना, ये फेयर एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से ये आप दूर कर रहे, अभी भी वक्त है। लेकिन अगर आपने यही करना हो तो फिर क्या जरूरत है ये ड्रामा बाजी की? आप 54 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? एक ऑर्डिनेंस जारी करे, मुजरिम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़ीर आला नून लीग के, अल्लाह खैर से अल्लाह, होना क्या है? एतराज नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। सही। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में साकिब बशीर साहब, उनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन मैं पहला सवाल जो है ब्रेक पे जाने से पहले, साकिब बशीर आप मुझे बताइए कि 16 नवंबर है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, या आपने गुफ्तगू सुनी मेरे पैनल में बैठे हुए लोगों की, बाय 16 दिसंबर व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है, अगर बहुत देर के साथ
बड़ा टाइट 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल दिया जाए तो इलेक्शन शेड्यूल 16 दिसंबर से पहले पहले जारी होना है, उसके बाद नहीं होना। बाय 16 दिसंबर मियाँ साहब और इमरान खान साहब अगर वो अदालत से नाअहली उनकी ख़त्म नहीं होती, वो क्लियर नहीं होते, तो दोनों खिलाड़ी जो हैं वो इलेक्शन से आउट हैं। मियाँ साहब का पहले आप हमें बता दें, खान साहब के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, कि मियाँ साहब आपको लगता है कि उनके मामलात क्लियर हो जाएंगे इलेक्शन शेड्यूल आने तक? बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब की जो अपील है वो तो अभी फ़िक्स हो जाएगी बहुत जल्दी, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। और जैसे ही ये फ़िक्स होगी, आगे जिस तरह कंसेंट जो स्टेटमेंट्स नैब देता रहा है, इससे कबल भी जब मियाँ साहब वापस आए, उनकी अपीलें बहाल होने का मामला था, उनको प्रोटेक्शन देने का मामला था, गिरफ्तारी रोकने के मामला थे, तो सब पे वो उनके जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं जो बहुत कम आते हैं अदालतों में, तो वो आके कंसेंट देते रहे हैं। और बज़ाहिर एक ही समाअत होनी है मियाँ साहब की अपीलों पे, और उनमें उनका जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब मेरी नज़र में। और 16 दिसंबर से पहले मियाँ साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उनका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर लाइफ जो डिस्क्वालिफिकेशन दी थी, उसमें मामलात जो है हो सकता है वो जो लेजिस्लेशन हुई इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसमें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें इंटरप्रेट कैसे होगा वो अलग बात है। लेकिन हाई कोर्ट की हद तक जो दो उनकी केसेस हैं, अपीलें हैं, उनकी हद तक 16 दिसंबर से पहले मेरा ख्याल ये है कि उनका फेट जो है वो डिसाइड होता नज़र आ रहा है। सही। साकिब, मुझे ये बताइए कि मैंने आप जब अभी नहीं आए थे उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जो है वो अदालतों का एक मिजाज, उससे आपको जाहिर होता है कि मामलात किस पार्टी के लिए किस तरफ जाएंगे। 2016-17 अनफॉर्चुनेटली हमें याद है कि आपको अदालत के मिजाज से पता चलता था कि नवाज शरीफ साहब के लिए, नून लीग के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। और आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ तासुर ये है और अदालतों के तेवर और मिजाज जो है वो ये नज़र आता है कि पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी। तो आप खान साहब के जो मामलात हैं इसी हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, वो किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? एक तो बड़ी क्लैरिटी है मेरे ज़हन में, जिस तरह आपने कहा कि जो अदालतों के हालात, वाक़यात, मामलात, प्रोसिक्यूशन की जो एक्टिव होना, ये मतलब देख के हम असेस कर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब के हवाले से मैंने आपको बताया कि अगर आप 2018 से पहले पूछते तो वहाँ पे मियाँ साहब को हम ये कहते हैं कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आएंगे। तो आज अगर बात करें तो मियाँ साहब तो जो है वो बाहर बिल्कुल नज़र आएंगे और डिस्क्वालिफिकेशन भी उनकी ख़त्म होगी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो 8 फरवरी तक मुझे जेल से बाहर नज़र नहीं आ रहे। डिस्क्वालिफिकेशन तो उनकी बहुत मुश्किल इसलिए है कि तोशाखाना में जो उनकी अपील है वो फिक्स हो गई है। अब हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ लग जाए अपील जो है वो डिसाइड होने में, लेकिन तब तक साइफर केस का फैसला जो है वो आ जाएगा। और साइफर केस में जो है वो बहुत ही कम भी सजा हो तब भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो बननी है। तो इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन तो 8 फरवरी तक मुझे खत्म होती, सजा यकीनी है, ये सजा होनी बज़ाहिर तो मतलब जो सिनेरियो जो नजर आ रहा है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं अपनी वो दे रहा हूँ, बाकी कोर्ट ने फैसला करना है कि होना क्या है। जो खान साहब हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 8 फरवरी से पहले ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही और उनका जेल से बाहर आता भी जो है नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। सही। मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, IPP, पीपल्स पार्टी, इनका मौक़िफ़ भी लेंगे और साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि ये जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, इसके ऊपर हमारा अदालती मंजरनामा किस हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर गौहर खान साहब, आपने बात सुनी होगी, साकिब बशीर साहब की अदालत को ये कवर करते हैं, आप अदालत में मौजूद होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी तक खान साहब सलाखों के पीछे रहेंगे। नहीं, उम्मीद तो देखे कोशिश तो यही की जाए,
इसलिए बनाए गए थे और हर किस्म का केस बनाया गया था। 180 केसेस में से कोई ऐसा जुर्म नहीं था जो उनको मिलता था और उन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया था। जिस पुलिस स्टेशन में कभी किसी ने पर्चा उस जुर्म का रजिस्टर ही नहीं किया था वो भी रजिस्टर हुए थे। तो कोशिश तो यही की जा रही, लेकिन हमें अदालतों से ये उम्मीद है कि जिस केस में इस वक्त सिर्फ वो एक ही केस में गिरफ्तार है, दूसरे केस में अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा। 2 हाईकोर्ट ने कहा है कि ये इन्फ्रैक्चर्स है, पर हम आगे देखते। उम्मीद तो फिर भी हमें है कि शायद उससे पहले उनकी रिलीज हो जाए। लेकिन मैं एक चीज का जरूर जवाब दूंगा, जिस तरह साकिब बशीर साहब बहुत अच्छे फरमा रहे थे, लेकिन देखिए अगर मियां साहब के केस में कभी ऐसा हुआ कि नेब ने आकर के कहा और जिस तरीके से उन्होंने कंसेशन दिखाई है बेल के लिए, ये बड़ा ही इलीगल होगा। और मैं नहीं समझता कि अगर राइट अवे उन्होंने कंसीड कर लिया तो मियां साहब एक्विट हो जाएंगे। ये वो जुर्म हैं, वो जराइम होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें माफी तलाफी नहीं होती। अगर नेब ने आके हैंड्स अप कर दिए कि हम नहीं करते, तो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी के केस में इवन कंटेम्प्ट के स्टेज पे अटॉर्नी जनरल, जो कि कानूनी तौर पर प्रोसिक्यूटर होना होता है, उसने करना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बंदे को अपॉइंट कर लिया था कि आप प्रोसिक्यूट कर ले। ज़मीन वाल और अटॉर्नी जनरल आए थे। अगर इस सूरत हाल में नेब ने कहा कि हम मियां साहब के खिलाफ नहीं प्रोसीड करेंगे, मुझे कभी यकीन है हाई कोर्ट और प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करेगा, अमाइकस मुकर्रर और वकीलों को मुकर्रर करेगा, कोई क्रिमिनल एक्सपर्ट को बुला लेगा। लेकिन हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन अपीलों को मेरिट पे सुने और मेरिट पे फैसला करे। अगर हाई कोर्ट समझती है कि जुर्म हुआ है, मैं नहीं समझता सिंपली बिकॉज नेब कहे कि हमने नहीं परसू करना, तो हाई कोर्ट एक्विट कर देगी। सही। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन वाले मामले के ऊपर भी मौक़िफ़ रखे हुए थी, लेकिन उसने ये एतराज़ भी नहीं किया कि मामला जो है वो 90 दिन से बाहर इलेक्शन का निकल गया। इसी तरीके से मुझे ये बता दीजिए कि आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो नहीं भी मिलती तो आप उसको भी बादले नखास्ता ऐसे ही कबूल कर लेंगे? देखिए बात ये होता ना, मैंने तो आपको 2013 और 2018 के इलेक्शन का हवाला दिए है। इलेक्शन हारने के हर कोई रोता है, मगर हम तो पहले ही खदशात जाहिर करें, और अगर ये खदशात दूर नहीं होते तो क्या कर सकते हैं? हम एहतजाज करेंगे, हम इलेक्शन के बाद एहतजाज करेंगे यकीनन। दूसरी बात, आपने जो नेब की बात की, साकिब बशीर साहब की, नेब की, प्रोसिक्यूटर की या सरकारी या वकील के किसी राय के अदालत पाबंद नहीं होते हैं। नंबर 1 बात, ये मैं आपको कानूनी और आईनी बात बता रहा हूँ, तो वो फैसला जो करना है। लेकिन आप जो 16 नवंबर बता रहे, 16 नवंबर नहीं है, 30 नवंबर जो है ना लास्ट डेट है जो हल्काबंदी का अनाउंस होना है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 3 से 5 तक मैक्सिमम लिस्टें अवेजा होंगी, यानी इसका 5 के अंदर अंदर उसने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना है। तो शेड्यूल जब अनाउंस होगा तो उसमें 10 से 12 दिन होते हैं कागजात नामजदगी जमा करने के। अभी तो नवाज शरीफ साहब का केस फिक्स हुआ ही नहीं है, इमरान खान साहब दूर की बात है। तो जब फिक्स हुआ ही नहीं है, अभी डेट ही नहीं पड़ी है, तो ऐसा कैसा आप सही। मुझे जरा क्विकली ये भी बता दीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। आपके हल्के से सुना है कि शहबाज शरीफ साहब या मरियम बीबी जो है वो इलेक्शन लड़ने लगे? मैं तो बिल्कुल वेलकम करता हूँ, हर शो में कहता हूँ नवाज शरीफ साहब से कि आप शहबाज शरीफ साहब को भेज दें, क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म बनने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए कराची आते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो 16 महीना माँ की जो कारकर्दगी है, और खासतौर मेरा और शहबाज साहब का हल्का जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, इसने बना बनाया प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए है, KFI मंसूबा। तो ये आवाम से किस तरह वोट मांगेंगे? 16 महीने में उसने इस साल के मैं मुंतखब नुमाइंदा था, मुझसे मुलाकात तक गवारा नहीं समझा, और फिर उसके बाद वो आएंगे वोट मांगने के लिए। तो बल्दिया की आवाम बड़ी होशियार है और गरीब जरूर है, मगर उन सबको पता है कि कौन यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, कौन खिदमत करने आता है। सही। महमूद मौलवी साहब, आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर हमें अपनी असेसमेंट बताइएगा, अपनी जज्बाती सियासी वाबस्तगी से हटकर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला क्वेश्चन हो रहा है, ये है या नहीं? ये तो सबको मालूम है कि नहीं है, लेकिन उस सूरत में अगर के पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं जो कि होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात किस पोजीशन पे खड़ी होगी? देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी कहा ना, मिले जुले रिजल्ट्स आएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि फेयर एंड फ्री, देखिए हर दौर में फेवरेटिज्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 में आप लोग फेवरेट थे? जी बिल्कुल, 2018 में PTI फेवरेट थी, उससे पहले किसी दौर में पीपल्स पार्टी भी फेवरेट रही है, किसी दौर में PMLN फिर फेवरेट रही है। तो फेवरेटिज्म तो ये चलता रहते हैं, मतलब ये कोई अजूबी बात नहीं है। और हिस्ट्री देखिए ना, PTI 2018 में फेवरेट थी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, सबको पता है। तो उस वक्त भी लोगों को एतराज़ात थे
और ये एतराज़ात जो है ये चलते रहेंगे, मगर इलेक्शन जो है वो एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस जो है और कल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से इलेक्शन भी हो जाएंगे और उसी के हिसाब से रिजल्ट्स जो है अल्लाह इंशाल्लाह आएंगे और ये कारवान आगे चलेगा ये मुल्क। सही, बाकी लोगों का मैं मौक़िफ़ साकिब बशीर इस मामले के ऊपर ले चुका हूँ। ज़रा मुझे आप बता दें कि ये जो दावा किया जा रहा है कि बैन होगी पीटीआई, नहीं तो बल्ले का निशान नहीं होगा, उम्मीदवार नहीं होगा, खान साहब के बारे में तो हम पहले बात कर चुके। ये जो भी फैसला होना है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के मौके वो निगरान हुकूमत, अदालत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान होना है। आपको लगता है कि पीटीआई को वाकई इस तरीके से आउट किया जा सकता है इलेक्शन से? पीटीआई को टेक्निकली जो है वो आउट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन लीगली ना तो पीटीआई बैन हो सकती है, ना निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है और ना इलेक्शन कमीशन इस मामले में जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कुछ जो रिपोर्टर्स मिले थे तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि पीटीआई भी होगी और बल्ले का निशान भी होगा, और मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा फैसला दिया भी तो अदालतें यकीनी तौर पर इसको रोकेंगी। अब टेक्निकली जो है वो उनके जो मेन जो उनके होंगे उम्मीदवार होंगे उनको रोका जा सकता है, वो ना आए कोई मतलब हर हलके में, तो ये टेक्निकली उनको रोकना हो सकता है, लेकिन लीगली कहीं पे भी मुमकिन ही नहीं है निगरान हुकूमत ऐसा कोई फैसला कर सके, क्योंकि पार्टी बैन करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, फेडरल कैबिनेट और उसमें पूरा रेफरेंस जाता है और वो एक लंबा प्रोसेस है। इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, वो मैंडेट ही नहीं है। और इसी तमाम मंजरनामे में आज हमें महमूद मौलवी साहब इस खदशे का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो जैसा भी हो, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर अगर अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया जाता है, धरनों का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी किस्म का मामलात चलते हैं, तो फिर पाकिस्तान में कोई गैर आइनी इक़दाम जो है वो उठाया जा सकता है, जो कि कोशिश होनी चाहिए कि जिसको डिस्करेज किया जाए। तमाम सियासी जमातें ख़ास तौर पर वो उन्हें इस बात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए मेरा ख्याल है थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।